नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुनो सौबे के एक नए एपिसोड में, जहां आज हम कृषि क्षेत्र के ऐसे युवा से मिलने जा रहे हैं जो कि कृषि एडवाइज़र भी हैं और वो खेती के जादूगर के नाम से प्रचलित हैं। तो उन आइए उनसे मिलते हैं और वो हैं आशुतोष शर्मा जी। तो शर्मा जी आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ मैं शौक भाई, आप कैसे हैं? तो आप थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बता पाएँगे आपकी मतलब पढ़ाई कहाँ से हुई या फिर आपने किस चीज़ पे काम किया है? जी, बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरी जो पढ़ाई है वो मैंने एमएससी एग्रीकल्चर से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। तो आप कृषि के जादूगर नाम का एक पेज भी चलाते हैं। तो उसपे आप बहुत सारा एडवाइजरी वीडियोस भी डालते हैं। जी, बिल्कुल। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हुँ। कि आज के टाइम पे किसान ऐसा क्या चीज़ पे फोकस करे जो उनके उत्पादों को बढ़ा पाए, उनका जो आय है उनको बढ़ा पाए? देखो, उत्पादन सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं करता है कि हमने हमारी जमीन में खाद डाल दी है तो हमारा उत्पादन अच्छा निकलेगा। अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें शुरुआत से हमारी फसल पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन हो गया कि कोई भी फसल लगा रहे हैं, सबसे पहले उसका बीज का चुनाव। अगर बीज ही हमारा अच्छा नहीं होगा तो उत्पादन अच्छा निकालने के लिए हमें उत्पादन अच्छा हमारा नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले खेती में जो होता है बीज का चुनाव। तो इससे एक चीज़ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हुँ। खेती में अगर आय बढ़ाना है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो उसके पिलर्स क्या होने चाहिए? मतलब व्हाट शुड बी द पिलर्स? देखो, पिलर्स उसके ये होंगे, सबसे पहले हमें लागत को कम से कम करनी होगी कि हम हमारी किसानों को हमें इस चीज को समझाना होगा कि हम हमारी लागत कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आजकल डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का प्रचलन चल रहा है कि हम एक ही खेत में अलग-अलग फसलें हमारे में लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर मौसम खराब होता है या ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो उससे हमारा उत्पादन ना घटे। कि मान के चलिए एक फसल हमारी फेल होती है, जैसे कि इस बार हमारे यहाँ जैसा हुआ था, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो बारिश इस बार बहुत ज़्यादा हुई। दो दो 1 दिन का जो रिकॉर्ड था बारिश का, वो 200 से 300 एमएम बारिश पर डे की हमारे यहाँ हुई। तो पहले हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल लगती थी, मध्य प्रदेश में। अब सोयाबीन की फसल 3-4 साल से खराब हो रही थी, तो किसानों ने मक्के की फसल लगाना चालू की है। अब मक्के की फसल भी बारिश के कारण खराब हो गई। अब लेकिन जो किसान मक्के की कई ऐसी वैरायटी आती हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन में पक के तैयार हो जाती हैं और ज़्यादा बारिश के प्रति भी सहनशीलता रखती हैं, तो उनका उत्पादन जो है वो बहुत अच्छा निकला। लेकिन 50% किसानों की फसल इस बार खराब हुई और जो उत्पादन है वो बहुत कम निकला। उसका कारण ये हुआ कि मौसम विभाग ने पहले ही इस चीज़ के लिए सचेत कर दिया था कि इस बार बारिश जो है वो ज़्यादा होगी। जो अनुमान था मौसम विभाग का वो सही निकला। तो किसान भाइयों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मौसम विभाग जो सलाह दे रहा है कि आप कौन-सी फसल लगाएँ, किस फसल का इस बार उत्पादन अच्छा रहेगा। जैसे इस बार जो एडवाइज़री आई उसमें बताया था कि इस बार ठंड ज़्यादा अच्छी पड़ेगी। अब ऐसी फसल हम ना लगाएँ जो पाले के प्रति सहनशीलता कम रखती हैं। तो क्या होता है अगर पाला फसल में पड़ गया तो फसल उससे हमारी खराब हो जाएगी और क्वालिटी और क्वांटिटी इन चीज़ों से दोनों हमारी कम हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है खेती में कि आगे मौसम कैसा आने वाला है और उस मौसम के हिसाब से हम हमारी फसल का चुनाव करें, उस हिसाब से हमारी वैरायटी का चुनाव करें। अलग-अलग वैरायटी भी अलग-अलग मौसम के हिसाब से परफ़ॉर्म करती है। तो आप हमेशा इस चीज़ की सलाह लेते रहें, जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की एडवाइज़री आती है कि आप कौन से समय पे कौन-सी फसल लगाएँ, उसकी प्लांटिंग डेट क्या होनी चाहिए, कि सोइंग डेट क्या होनी चाहिए, किस तारीख को हम हमारे बीज को बोएँ। तो इन चीज़ों पे किसान को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हमें हमारी आय बढ़ानी है तो। तो जैसे आप कहना चाहते हैं कि हमारे जो पिलर्स होने चाहिए, एक तो जलवायु, जी। हम अपना जलवायु देखें। हुँ। दूसरा होना चाहिए कि वैरायटी का सिलेक्शन बढ़िया होना चाहिए। जी। और हमें कृषि एडवाइज़री से जुड़े हुए रहना चाहिए ताकि जी। जो हमारे नियरेस्ट अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से हमें बातचीत करते रहना चाहिए कि अभी का टाइम पे क्या टेम्परेचर के हिसाब से क्या सूटेबल है, नहीं है। जी। और हमें सॉइल टेस्टिंग वगैरह भी करना चाहिए। करना चाहिए, जी। तो जी अभी जैसे आपने बातचीत में बताया कि इस बार किसानों को बहुत नुकसान हुआ मक्की में। जी। तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन था जो अगर किसान उस चीज़ को मानते तो उनका नुकसान कम हो पाता? देखिए, सबसे पहले इसका ऑप्शन तो कुछ नहीं था क्योंकि सोयाबीन की फसल इतनी बारिश में हो नहीं पाती। अब जैसे और दालों की फसल होती है उस टाइम पे खरीफ के सीज़न में, जैसे कि उड़द हो गया, मूँग भी किसान लगाते हैं, तो इतनी ज़्यादा बारिश में वो भी नहीं हो पाती इस बार। तो मक्के की जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी थी और जो पानी भराव को सहनशील जो वैरायटी थी, वो भी बहुत कम वैरायटी हैं ऐसी, क्योंकि मक्के की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा बारिश का पानी अगर भर जाएगा, तो मक्के की फसल की जड़ गलन जो है वो बहुत जल्दी होने लगती है और वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो अच्छा जल निकास आपके खेत का होना चाहिए। जैसे हमारे खेतों का एवरेज बहुत अच्छा निकला।
जो हमारी ईल्ड थी वो बहुत अच्छी निकली। क्यों? क्योंकि हमने जल निकास के जो संसाधन है हमारे फार्म पे वो बहुत अच्छे बना रखे हैं और कहीं भी हमारे खेत में पानी भरा नहीं रहता है बहुत ज्यादा टाइम के लिए। तो इसलिए उत्पादन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है और शुरुआत से ही हमें इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपसे, अगर शुरुआत से हम एक भी चीज में चूकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कई बीमारियां हमारी फसल में लगती हैं। अब जो सीड बॉर्न डिसीजेज हैं, अगर उनका हम स्टार्टिंग से ही ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बीज उपचार की जैसे तकनीक होती है FIR, आपने सुना होगा, तो FIR तकनीक से हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। FIR बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा FIR का मतलब क्या है। तो FIR का मतलब वो पुलिस स्टेशन वाला FIR तो नहीं? नहीं, पुलिस स्टेशन वाला FIR नहीं है। इस FIR का मतलब है ट्रीटमेंट का एक सीक्वेंस होता है। किसी भी बीज उपचार जो हम करते हैं उसका एक सीक्वेंस होता है। जैसे FIR में F का मतलब है फंजीसाइड, I का मतलब है इंसेक्टिसाइड और R का मतलब है राइजोबियम। और राइजोबियम का जो ट्रीटमेंट है वो हम करते हैं किसमें? दलहनी फसलों में, जिनकी जड़ों में गांठ पाई जाती है। ये एक बायो फर्टिलाइजर है और ये नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने में पौधे को मदद करता है, तो इसका उपयोग हम करते हैं। और जैसे अगर आप वो फसलें यूज कर रहे हैं, जैसे अनाज वर्गीय फसलों का आप बुवाई कर रहे हैं, तो अनाज वर्गीय फसलों में एस्परजिलस हो गया, KSB हो गया, PSB हो गया, इन बायो फर्टिलाइजर्स का हम उपयोग करते हैं। जब बायो फर्टिलाइजर का यूज करने से कोई फायदा? अभी आज के टाइम पे मैंने बहुत सारे किसानों को देखा है कि बायो फर्टिलाइजर से सीड भी ट्रीट कर रहे हो जी, तो ये अच्छा ऑप्शन है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि बायो फर्टिलाइजर कहाँ काम आते हैं, मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूँ कि हम भी हमारे खेतों में बायो फर्टिलाइजर आज से 2-3 साल पहले तक उपयोग नहीं करते थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि बायो फर्टिलाइजर के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि पौधे को तत्व प्रोवाइड कराना। अब पौधा ले नहीं पा रहा है, जैसे आपने सुना होगा माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर। अब जो हम गेहूं में इस बार माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर दिए, उसके देने के भी तरीके होते हैं कि किस समय पे हमें देना चाहिए। अब जैसे फसल में माइक्रोराइजल जो बायो फर्टिलाइजर है वो बुवाई के समय दे देना चाहिए, लेकिन एक उसके साथ ये भी है कि हम उसको बुवाई के समय देंगे लेकिन वाटर सॉल्यूबल खाद अगर हम दे रहे हैं, क्योंकि वो एक फंगस है और फंगस मित्र फंगस है पौधे के लिए हमारे। और अगर हम कोई वाटर सॉल्यूबल खाद दे रहे हैं, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, और कोई सल्फर दे रहे हैं, कोई भी ऐसा खाद दे रहे हैं, या कोई फंजीसाइड हम डाल रहे हैं, उस टाइम पे सीड ट्रीट करेंगे फंजीसाइड से करेंगे, तो उससे क्या है वो खत्म हो जाता है और उसका काम जो है वो कम काम हो जाता है। तो उन चीजों पे किसानों को ध्यान रखना चाहिए। किसान कहीं कहीं गलतियां क्या कर देते हैं कि किसान सलाह नहीं लेते हैं सही लोगों से। सलाह लेना, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र आपके जिले में है, एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं और किसान हेल्पलाइन भी है। आप किसान हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछिए किस समय पे हमें फसल में क्या चीज डालनी चाहिए और क्या चीज डालने से हमें क्या फायदा होगा। ये अभी जैसे ना आपने किसान हेल्पलाइन बताया और एक्सटेंशन ऑफिसर्स बताया, तो जैसे बहुत सारे अभी जो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे बात करूंगा मैं, जैसे ये तो फार्मर्स को पता होता है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, मान लो जो BSc जस्ट कर ही रहे हैं या फिर करके निकलने वाले हैं, तो उनके लिए इजी अप्रोचेबल होते हैं ये? हाँ, उनको अगर कुछ जानना हो तो वो उनसे सीधे जाके बात कर सकते हैं, अपने क्वेरीज रख सकते हैं उनके सामने? किसके सामने? मैं समझ नहीं ऑफिसर्स के पाया। सामने? हाँ बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, वो एंटरटेन करते हैं हाँ, बच्चों बहुत को? अच्छे से आप जाओगे, पूछोगे कि ऐसी समस्या हमारी फसल में आ रही है। अगर आप किसान कॉल सेंटर पे भी कॉल करोगे तो वो भी आपको बहुत अच्छे से सलाह देंगे। और आजकल किसान कॉल सेंटर्स पे फोन करना बहुत आसान हो गया है। नंबर पे डायरेक्ट आप कॉल करिए, तुरंत आप घर बैठे बात कर सकते हैं। पहले सलाह लेना कठिन था। अब जैसे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इससे भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो आजकल जो नॉलेज है वो हमारे हाथ में आ गई है कि आप जब जो चीज देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं कि कौन सा खाद कब डालना है, क्या करना है। जैसे मैं भी वीडियो टाइम टाइम पे लाता हूँ, कब कौन सा खाद डालें, कैसे उसको उपयोग कर सकते हैं और हमारी इनपुट कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि हम हमारी खेती की लागत कैसे कम करें। मेरा अगला सवाल वही होने वाला था। जी जी खेती जी। की लागत को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि आपका मैंने बहुत सारा वीडियो देखा कि आप इन चीजों पे बात करते हैं कि लागत कम आएगी, लागत कम आएगी। तो कैसे, अगर ओवरऑल फार्मिंग में देखा जाए तो बहुत सारे प्रोसेस, हर एक स्टेप का अलग अलग जी महत्व है, तो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ पैसे लग ही जाते हैं। जी तो बिल्कुल। उस खर्च को कैसे कम किया जाए? देखिए, इस चीज का हमें, जो हमारी फसल की बुवाई के समय से ही इस चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऐसे बीज का चुनाव करें कि जिसमें बीमारियां कम लगती हों और जो सूखे के प्रति सहनशील हो। जैसे आपका एरिया में आपके यहाँ पानी कम है, आप कोई ऐसी वैरायटी ना लगा दें कि जिसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो अब ज्यादा पानी की आवश्यकता है, आप उसमें टाइम पे पानी नहीं दे पाएंगे तो वो भी उत्पादन कहीं ना कहीं आपका कम होगा।
तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके मान के चलिए 2 पानी की आपके पास व्यवस्था है, 3 पानी की व्यवस्था है, तो उस हिसाब से आप अपनी वैरायटी का चयन करिए। अब मान के चलिए जैसे धान की फसल है, अब सबसे ज्यादा पानी आपने सुना होगा धान की फसल में लगता है, तो अब शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी आई है कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी आप लगाइए और कम पानी में भी अच्छा उत्पादन वो दे देती हैं। और आजकल आपने डीएसआर का भी नाम सुना होगा, डायरेक्ट सीडेड राइस, तो उनमें क्या है पडलिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और कहीं ना कहीं बहुत कम मेहनत हमें करनी पड़ती है और अच्छा उत्पादन उनसे भी हम ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आप इसको संक्षेप में बता सकते हैं कि किसान भाई किस किस चीजों का ध्यान रखें जो उनका उत्पाद और आय दोनों बढ़ पाए, मतलब उनमें बढ़ोतरी हो जाए। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें 4-5 चीजों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसा कि आपने पूछा, अगर हमें अच्छी उपज चाहिए और कम लागत में अच्छी उपज चाहिए, कहने का मतलब मेरा, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा फसल के चुनाव का। दूसरा चीज पे हमें ध्यान रखना होगा बीज का, कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं, बीज का या कहने का मतलब है वैरायटी का। और फिर हमें ध्यान रखना होगा जलवायु का, कि कैसी जलवायु है, उस हिसाब से हम हमारी फसल का चुनाव करें, उस हिसाब से हमारे बीज का चुनाव करें। और फिर मिट्टी का, कि हमारी कैसी मिट्टी है, सॉइल हमारी कैसी है, कि उस हिसाब से हम फसल लगाएं जिससे हमें अच्छी उपज मिल सके। और फिर जल का, कि हमारे पानी हमारे पास कितना है, कि हम फसल में पानी समय पे जैसे इरिगेशन की उपलब्धता है हमारी या नहीं है, तो उस हिसाब से हम फसल का चुनाव करें। और अगली चीज मैं बताना चाहूंगा, मार्केट का आप अवश्य याद रखें, कि मान के चलिए कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं हमारे साथ कि सब्जी हमने ज्यादा एरिया में लगा दी। पहले ये समस्या आती थी कि ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, तो सब्जी ज्यादा एरिया में लगा दी, वो बिक नहीं पा रही है। या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी रेट बहुत ज्यादा गिर जाती है चीजों की, तो एक चीज आप ना लगाएं। जैसे कई बार क्या होता है, मध्य प्रदेश से हूं मैंने आपको बताया था, प्याज की खेती हमारे यहाँ बहुत होती है। अब प्याज की खेती में कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा दाम प्याज का गिर जाता है, तो बहुत ज्यादा किसानों को नुकसान होता है। अब वहीं कई किसान ऐसे हमारे हैं, जब मेरे गांव से ही मैं एग्जांपल दूं, कि वो 5-7 सब्जियों की खेती करते हैं, वो सिर्फ एक सब्जी की खेती नहीं करते। पूछिए क्यों? वो इसलिए करते हैं कि मान के चलिए एक सब्जी में उन्हें घाटा लगेगा, तो दूसरी में वो उस घाटे को कवर अप कर सके। तो इसलिए एक ऑप्शन हमें नहीं रखना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन रखने, एक से ज्यादा ऑप्शन हमें हमारी फसल में रखने चाहिए। मल्टीपल क्रॉपिंग हमें, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग हमें करनी चाहिए। आपको एग्रीकल्चर से क्या सीखने को मिला, आपने एग्रीकल्चर क्यों चूज किया था, और आप एग्रीकल्चर को कहाँ तक देखते हैं, मतलब इस पे ऑप्शंस क्या क्या हैं जो अब नवयुवक लोग हैं, जो लोग यंगर जनरेशन है, वो अगर एग्रीकल्चर ऑप्ट करना चाहते हैं एज अ कोर्स, एज अ डिग्री, तो उनको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो है बहुत ज्यादा स्कोप है। और 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। तो इसमें स्कोप का कहें कि डेली आपको बाकी चीजों की नीड नहीं पड़ेगी। मैं जैसे कहूँ, डेली आपको एक बार पंखा ना हो, फ्रिज ना हो, कूलर ना हो, टीवी ना हो, तो आप उसके बिना काम चला सकते हैं, लेकिन आप बिना भोजन के एक दिन भी काम नहीं चला सकते। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी है। और इसका आप फ्यूचर पूछ रहे हैं, तो इसका फ्यूचर मैं आपको कैसे बताऊं, जब हम इसके बिना एक दिन नहीं रह पाएंगे, तो फ्यूचर तो इसका बहुत अच्छा ही है। बच्चे होते हैं ना कि बच्चे देखते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या रहेगी, फ्यूचर है कि नहीं, मतलब फ्यूचर इन द सेंस वो कहना चाहते हैं कि हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं, मतलब हम अच्छा नौकरी मिल पाएगा कि नहीं। तो आपका क्या कहना है, मतलब देखो नौकरियां बहुत हैं, आप सबसे पहले अपनी स्किल्स पे काम करिए। कि जैसे मैं मेरा बताता हूँ कि मुझे खेती करने का बहुत बचपन से शौक था, क्योंकि मैं बचपन से खेती देखते हुए आया हूँ। मुझे ट्रैक्टर का शौक था बहुत ज्यादा बचपन से। मैं गाड़ी कार चलाने से पहले मैं ट्रैक्टर चलाना सीखा, क्योंकि उस चीज का मुझे शौक था। वो बचपन से हम जिस चीज को करते हुए देख रहे हैं, तो आधी नॉलेज तो हमें वैसे ही आ जाती है। फिर मैंने मेरा 10th+2 भी एमपी में एग्रीकल्चर से हो जाता है, वो भी एग्रीकल्चर से किया। फिर बीएससी एग्रीकल्चर से की, फिर एमएससी एग्रीकल्चर से की। और अभी मैं खेती भी देख रहा हूँ, और बिजनेसेस भी हमारे बूम में देख रहा हूँ अभी। आगे पढ़ने का मन है कि बस अब नहीं, अभी नहीं बने रहना है, बिजनेस ही करना है? अभी मैंने ब्रेक लिया है कुछ टाइम के लिए, अभी आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता इस चीज पर। नहीं, आप अच्छा करे, यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा योगदान दे रहे हैं हमारे कृषि शास्त्र में, तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में अपना समय निकाल के आए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद।